Good morning, students. I am Bharti Singh, your SST teacher. How are you, students? I hope you all are fit and fine. Now today we start chapter uh, last in lecture 3. In lecture वो बाय मिस्टेक जो लेक्चर मेरा 1 था बट वो 3 लेक्चर था, उसमें आपको मैंने चैप्टर 2 के बारे में डिस्कस किया था। और कहाँ तक डिस्कस किया था? वी विल डिस्कस, आज हम डिस्कस करेंगे वारफेयर फॉर वेल्थ। और वी हैव डिस्कस्ड द emergence of new dynasties, administration in the kingdoms and प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। और लास्ट वन अब आज जो स्टार्ट करना है वो वारफेयर फॉर वेल्थ के लिए बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि वारफेयर फॉर वेल्थ इसका मतलब क्या होता है? वेल्थ होता है पैसा, धन संपदा। धन संपदा के लिए कैसे कैसे युद्ध हुए, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, ये मैं इस आगे जो है कंटिन्यू करूँगी, जो आपको डिटेल में समझा रही हूँ। सबसे पहले है, आपको बताया मैंने वारफेयर फॉर वेल्थ। इसमें क्या चीज़ है? रूलिंग डायनेस्टीज हैव देयर स्पेसिफिक रीजन टू रूल। देखो, जो जो डायनेस्टीज थी, जो जो बड़ी बड़े, मैंने जो लेक्चर 1 में बताया था आपको, आई टोल्ड यू कि राष्ट्रकूटास, पल्लवास और आपका प्रतिहारा, ये 3 मेन बड़ी डायनेस्टीज थी। उन्होंने किस तरह से फाइट की, अपने को पावरफुल बनाया। तो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसी चैप्टर में कि वो जो भी बड़ी बड़ी जितनी भी डायनेस्टीज बनती हैं वो आगे कैसे रूल करती हैं और आगे वो किस तरह से अपने एरिया को बढ़ाना चाहती हैं। तो उसी के चीज़ के बारे में ये आगे अपनी वेल्थ को, मतलब अपनी धन संपदा को कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, बट इतनी बड़ी जो टेरिटरी थी, इतनी बड़ी जो अब हम डायनेस्टीज थी, तो वो अकेले तो संभाल नहीं पा रहे थे। तो अकेले नहीं संभालने की वजह से उन्होंने अपने सामंत नीचे रखे, और सामंत जो थे वो महामंडलेश्वर कहलाएगा, और वो खुद ही बाद में जाके सामंत पावरफुल बन गया और वो खुद ही राजा बन गए। जैसे चाणक्य को हरा के दांती दुर्ग राजा बना था। इस तरह से एक तो वो क्यों करना चाहते थे ये सब? टू इंक्रीज देयर पावर। एक तो वो अपनी पावर, जब वो राजा बन जाते थे, राजा बन जाने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाया उन्होंने। दूसरा, टू एक्वायर मोर वेल्थ। वो चाहते थे कि जितना हमारे पास पैसा है उससे भी ज़्यादा हमारे पास पैसा हो जाए, ताकि हम अपने को और शक्तिशाली बना सकें। तो और दूसरा है टू कैप्चर द रिसोर्सेज। और वो रिसोर्सेज मतलब जितने अच्छे से अच्छा स्रोत है वो अपने क्षेत्र में लाना चाहते थे, ताकि हमारा क्षेत्र एरिया जो था, हमारा जो ये कॉन्टिनेंट है, वो क्या बन जाए, पावरफुल बन जाए। तो अपने वो सब कॉन्टिनेंट को अपने जो डायनेस्टीज को पावरफुल बनाने के लिए इस तरह से और कुछ काम कराया उन्होंने, वो चीज़ बारे में बताएंगे। वी हैव 3 सच एग्जाम्पल। आपको मैंने इसमें बताया कि भाई इस चैप्टर में किस किस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया। पहला तो हमने बताया था ट्री-पार्ट स्ट्रगल फॉर कन्नौज, कि सबसे पहला मैंने आपको आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो कि भाई मैंने बताया था कि कन्नौज के लिए राष्ट्रकूटा, पल्लवास और आपका प्रतिहार, तीनों में फाइट होती थी। कन्नौज इतना वेल फर्निश था कि उसको सब तीनों ही चाहते थे कि तीनों उसके ऊपर क्या कर सकें, अपना होल्ड कर सकें। होल्ड करना तीनों चाहते थे, तीनों ही उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो इसीलिए कन्नौज के लिए वो तीनों चाहते। कन्नौज में कुछ खासियत थी। कन्नौज की एक तो मिट्टी बहुत अच्छी थी, वहाँ पर क्या थे, रिसोर्सेज बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पर इतना सब कुछ अच्छा होने की वजह से तीनों का ये था, तीनों ये बड़ी बड़ी डायनेस्टीज ये चाह रही थी कि किस तरह से इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, पावर अपनी जमाया जाए। तो दूसरा था अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी। अभी हम इसके बारे में सेकंड जो था इसके में डिस्कशन करेंगे कि मोहम्मद गजनी का अटैक कैसे हुआ हमारे भारत पर, तो क्या क्या उसने किया, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है पृथ्वीराज थर्ड जो था वर्सेस मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में फाइट हुई, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अटैक ऑफ गजनी एंड गौरी। अटैक गजनी और गौरी में पहले है रूलर्स डेमोन्स्ट्रेटेड देयर पावर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। जो भी रूलर था, जो रूल कर लेता था, अच्छा रूल करने के बाद वो अपने आप को कैसे बताता कि हम कितने शक्तिशाली हैं। आज के टाइम पे तो आपको पता जाता है कि आप ये इंसान जो है बहुत ही वेल फर्निश्ड, वेल संपदा वाला है। तो उसके से कैसे पता चलेगा? उसके पास कार होगी, उसके पास बंगला होगा, मतलब उसकी इस चीज़ों से हमें पता लगा लेते हैं कि भाई वो
कोई भी पर्सन है वो उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा है, उसके पास पैसे की वो वेल्थ जो है उसके पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहले के ज़माने में ना तो कार होती थी, ना लोग अपने बंगला बनाने के लिए इतना वो करते थे। तो इसलिए वो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि कैसे हम जताएं कि हमने हमारे पास बहुत सारा पैसा है, हम लोग बहुत ज़्यादा वेल कंप्लीटेड है। तो इसलिए क्या करते थे वो लोग, टेम्पल बनवाया करते थे, मतलब मंदिर, बड़े बड़े टेम्पल्स बनवाया करते थे। तो रूलर्स डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर पावर रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल, मतलब बहुत बड़े बड़े वो क्या बनाया करते थे, टेम्पल, लार्ज स्केल पे टेम्पल बनाया करते थे, उस पर खर्च किया करते थे पैसा। इससे पता चलता था कि इसका शासन है और ये क्या कर रहा है, अपना दम दिखाता था, मतलब अपनी पावर दिखाता था। दे वर ऑफन अटैक्ड एक्सट्रीमली रिच, और वो उससे भी ज़्यादा रिच होने के लिए क्या करता था, वो अटैक करता था, मतलब उससे भी ज़्यादा रिच होना चाहता था, वो जितना रिच था उससे ज़्यादा रिच होना चाहते थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताएं, सुल्तान मोहम्मद गजनी की बात करेंगे। सुल्तान मोहम्मद गजनी जो था, एक ऐसा व्यक्ति था जो कि मुगल का था। उसने 17 बार अटैक किया हमारे इंडिया पर। कितनी बार अटैक किया? 17 बार, 17 टाइम्स उसने अटैक किया। और वो आया कहाँ से था? वो आया था अफगानिस्तान से। उसने देख लिया कि भारत में बहुत ज़्यादा वेल रिसोर्सेज हैं और भारत जो है बहुत अच्छा है, मतलब उसने सोने की चिड़िया भी बोला गया है उसको। तो इस वजह से उसने क्या कहा कि यहाँ पे मैं जो है इसको लूटा उसने हमारे इंडिया को। और वो अफगानिस्तान से आया और उसने अटैक किया। 17 बार अटैक करने के बाद उसने एक तो कब से कब तक रूल किया? ही रूल्ड फ्रॉम 997 से 1030 तक उसने रूल किया। फिर दूसरा है, ही कंट्रोल्ड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान। उसने कंट्रोल करना चाहता था। वो कहाँ से, कौन से पार्ट्स पे कंट्रोल किया? सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट के एक तो एशिया जिसमें भारत भी आ जाता था, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो आपके ये जो इसके बारे में बता रही हूँ मैं, मोहम्मद गजनी काफ़ी पावरफुल व्यक्ति था वो। और ये अफगानिस्तान से आया था। और ये कौन सी इसकी स्टेट थी? गजनी। गजनी के नाम से वो उस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं थी, स्टेट की कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उस कंडीशन, अपनी स्टेट को अच्छा बनाने के लिए इसने हमारे भारत पे अटैक किया और हमारे भारत पे से जितना भी सोना चांदी था और जितनी भी हमारे भारत के पास रिसोर्सेज थे उनको जीत के लेके ये इसने अपने देश में ये लेके गया। फिर इसने कब्जा और करना चाहा। ही रेडेड सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। इसने हर साल हर ईयर में ऑलमोस्ट हमारे भारत को जीता। हिज मेन टारगेट, इसका जो मेन टारगेट था ये थे मंदिर। ये मंदिरों पर ज़्यादा अटैक करता था। जो जितने भी वेल्थी टेम्पल्स थे जिनमें बहुत पैसा लगा हुआ था, उन टेम्पल्स के ऊपर इसने अटैक किया। किसने अटैक किया था? मोहम्मद गजनी ने, सुल्तान मोहम्मद गजनी ने अटैक किया। टेम्पल में से जितना भी सोना चांदी था, मूर्तियाँ थी, ये उस टाइम पे सोने की मूर्तियाँ लगाई जाती थी, हीरे जवाहरात काफ़ी थे उस टाइम पे। तो उन मूर्तियों को ये चुराया करता था, उन मूर्तियों को लेके अपने देश में जाया करता था और वहाँ पे अपनी सिटी को और इम्प्रूव करता था। दूसरी चीज़ है, इसने एक गुजरात में टेम्पल है, सोमनाथ टेम्पल, जो कि आपने सुना भी होगा। सोमनाथ मंदिर है, टेम्पल है, उसके ऊपर इसने अटैक किया था। और उसने अटैक करने के बाद वहाँ से जितना भी सोना चांदी था उसको लूट के अपने कंट्री में लेके गया। मच ऑफ द वेल्थ ही प्लंडर्ड वाज यूज्ड टू क्रिएट हिज स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। और इसने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से लूट के अपनी कौन सी सिटी में इसने पैसा लगाया, मतलब अपनी सिटी को बहुत और अच्छे से अच्छा करना चाह रहा था। गजनी ये अपनी सिटी को इम्प्रूव करता रहा, मतलब इसे अपनी सिटी को और अच्छा बनाता रहा। तो इसी तरह से इसने क्या किया, हमारे जो कंट्री पे अटैक किया और ये अपनी हमारी कंट्री को लूटता रहा। दूसरा है सुल्तान मोहम्मद अनट्रस्टेड। अब उसके बाद क्या हुआ, जैसे इसने अटैक करा, अटैक करने के बाद ये यहाँ से सब कुछ लेके गया और अपने यहाँ लेके गया। और अपने इसके साथ कुछ लोग भी होंगे। इसका था एक बहुत ख़ास व्यक्ति था जो कि इसका स्कॉलर था, जो कि पढ़ा लिखा था। सुल्तान मोहम्मद अनट्रस्टेड स्कॉलर, उस स्कॉलर का नाम था अल-बिरेनी नाम का व्यक्ति था, जो मैंने यहाँ पे भी सुल्तान मोहम्मद स्कॉलर नाम था अल-बिरेनी जो व्यक्ति था, इसने क्या किया, ये पढ़ा लिखा था, इसने इनके बारे में लिखा।
किसके बारे में लिखा? मोहम्मद गजनी के बारे में लिखा। टू राइट अबाउट हिज एक्टिविटी, ये किसने लिखवाया? ये इसी ने लिखवाया, मोहम्मद गजनी ने, कि भाई मैंने क्या क्या किया भारत के अंदर और आगे की पीढ़ियों को इसके बारे में पता चले। तो इसलिए इसने इनसे मोहम्मद ये स्कॉल अलबरीनी से इससे अपने बारे में लिखवाया। जो इसने एक्टिविटीज़ की, इंफॉर्मेशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑफ पीपल ही कंकर्ड, उसने कौन कौन से राज्य जीते, तो उसने अपनी सारी जितनी अच्छाइयाँ, जितना जिसने अच्छा काम, मतलब जो उसने अपने लिए अच्छा किया, अपने लिए, हमारे भारत के लिए जो उसने यहाँ से लूटा, कितनी बार किसको हराया, कितनी बार कौन जीता, तो वो सारी चीज़ें उसने लिखवाई। तो किसने लिखी? अलबरीनी ने लिखी। और जो हम आज उसी के बारे में, उसी बुक को पढ़ के हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिली। और ये इस किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद। क्या नाम था? किताब उल हिंद किताब का नाम था। और ये उस टाइम पे हिंदी कोई लैंग्वेज नहीं थी, और इनकी जो थी अरेबिक लैंग्वेज थी। अरेबिक लैंग्वेज में ये किताब लिखी गई। क्या नाम था? किताब उल हिंद नाम की किताब थी। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स बनी। क्यों? किसके लिए? हिस्टोरियंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक हुई, और जिसमें पढ़कर आज हम इस हिस्ट्री को जान पाए कि मोहम्मद गौरी और गजनी, ये मोहम्मद गजनी है, इसने हमारे कंट्री पर अटैक किया था और हमारे देश को इतनी बार लूटा, और अपनी इसने गजनी सिटी को अच्छा बनाया। तो इससे ही हमें सारी डिटेल के बारे में पता चला। फिर है अटैक्स ऑफ गजनी एंड गौरी। भाई अटैक कैसे हुआ? गजनी और गौरी दोनों ही थे, मुगल थे दोनों ही। अदर सच रूलर्स हु वर एंगेज्ड इन द वॉरफेयर टू एक्वायर वेल्थ वर। अब दूसरे रूलर्स भी आए इसी तरह से, जैसे भारत पे पहले के टाइम पे रूलर्स बहुत सारे इसी तरह देख के यही वाली नीति अपनाने के लिए हमारे भारत में जो पुराने रूलर थे, वो उन लोगों ने भी यही वाली स्ट्रेटजी को अपनाया। क्या अपनाया? था चाहमानाज मीन्स चौहानों को बोला गया था। चौहान जो थे उन्होंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया, इसी नीति को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े। सबसे दे रूल्ड अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। चौहान जो थे वो कहाँ पर रूल कर रहे थे? वो रूल कर रहे थे दिल्ली और अजमेर पर। कहाँ पर रूल करा? दिल्ली पर और अजमेर पर। तो उसने क्या? दे अटेम्प्टेड टू एक्सपेंड देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड ईस्ट। और वो क्या करना चाह रहा था? वो जो चौहान जो थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान ही थे, पृथ्वीराज चौहान जो थे वो अपनी जितने भी उनका जो कंट्रोल था, अपनी जो उन्होंने अपनी कॉन्टिनेंट को और आगे बढ़ाना चाह रहे थे, वो सब कॉन्टिनेंट से और ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया? वेस्ट एंड ईस्ट को और ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश की। तो एक्सपेंड मतलब कि अपनी जितनी पावर को और बढ़ाना चाह रहे थे वो, तो अपनी वेल्थ को और एक्सपेंशन करने की वजह से इन्होंने क्या किया? अपने कंट्रोल करने लगे ईस्ट और वेस्ट पे भी। अपोज। लेकिन अब क्या हुआ? राजपूत और राजपूतों में आपस में क्या हो गई? फाइट हो गई। ये एक दूसरे से क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए। और इसमें चाणक्य ऑफ गुजरात का जो राष्ट्रकूटा का जो पहले राजा था, चाणक्य गुजरात का, उसने क्या किया? अपोस्ट किया। अपोस्ट मतलब वो इसके खिलाफ हो गया, पृथ्वीराज चौहान के। एंड और दूसरे थे गंडावालाज ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के थे गंडावालाज, जो कि वेस्टर्न में थे। तो ये दोनों ही चौहान थे। इन दोनों चौहानों ने क्या किया? किसके अपोस्ट खिलाफ खड़े हो गए? ये पृथ्वीराज चौहान के अपोस्ट खड़े हो गए। अब द बेस्ट नोन चाहमानाज रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान। थर्ड के नाम से जाना गया उनको। किसके नाम से जाना? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से उनको जाना गया। अब क्या हुआ? जब पृथ्वीराज चौहान 1168 से 1192 तक रहे थे, राजपूत मतलब ये रूलर रहा था, शासक रहा था। तो इसमें क्या हुआ? जो पृथ्वीराज थर्ड थे, मोहम्मद गौरी, आपस में फाइट हुई इन दोनों में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पहले से वीक पड़ते गए, क्योंकि उनके साथ और जो राजपूत थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। साथ छोड़ने की वजह से क्यों? जब यूनिटी नहीं रही तो फिर क्या हुआ? यूनिटी नहीं रही तो फिर क्या हुआ? मोहम्मद गौरी से इनकी फाइट हुई। मोहम्मद गौरी ने कई बार, तो वैसे मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया था। तो मोहम्मद गौरी अटैक ओवर दिल्ली, उसने फिर 1191 में अटैक किया था। दिस टाइम ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज। इस टाइम पे क्या करा? पृथ्वीराज को इसने हरा दिया। और बट ही अटैक्ड अगेन इन अ वेरी नेक्स्ट ईयर। फिर उसने अगेन दोबारा से उस टाइम पे हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने हराने के बाद क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसने क्या किया? वह ये वापस गया अपने अफगानिस्तान में, और इसने अपनी आर्मी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, और अगेन इसने अटैक किया। अगेन अटैक करने के बाद ये जीत गया। पृथ्वीराज चौहान जो थे हार गए। कौन से? 1192 में वो हार गए, डिफीटेड हो गए। अब है
डिफीटेड होने के बाद क्या हुआ कि वो हारने के बाद इसका ही रूल हो गया, किसका, मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ने अपने ही खुद राज नहीं करते हुए इसने अपने स्लेव को यहाँ पे भेजा, जो कि दिल्ली में कुतुब मीनार है जो जिन्होंने बनाई है, उन्होंने इस पे राज किया दिल्ली पे, और काफ़ी टाइम तक इसने राज किया। फिर है दूसरे टॉपिक पे हम आ रहे हैं, क्लोजर लुक द चोला। चोला के बारे में पढ़ेंगे हम, चोलास ने किस तरह से, ये नीचे की तरफ आ जाते हैं चोलास, कि भाई किस तरह से चोलास ने क्या क्या काम किए, वो कहाँ पर, ये आपको पेज नंबर किसमें मिलेगा, चोलास का आप देखेंगे, ये रहा, फ्रॉम उरियार टू थजम्बुर, ये आपको दिखाई देगा, ये मैप देखेंगे, क्लोजर लुक द चोलास का मैप दिखाई देगा, ये आपको दिख रहा है, ये चीज चोलास के हाथों में था। तो इसमें क्या था कि ये फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर थे, मतलब आगे बढ़ रहे थे, पीछे हो रहे थे, लड़ाइयाँ करते थे, अपने आप को यहाँ पे कब्जा चलता रहता था। तो इसी चीज़ के बारे में हम चोलास की पावर के, किस तरह से चोला की पावर राइज हुई, नीचे की तरफ किस तरह से राइज हुई। ये मदुरई, ये कौन सी जगह है, ये उरियारूर, और ये कच्छ, ये कांची, ये जो चोलास का सारा ये इन्होंने एरिया कवर कर रखा था। तो ये आपको मैं इसके बारे में बता रही हूँ, थोड़ा सा ही बताऊंगी कि उन्होंने क्या क्या किया था। चोलास में उरियारूर टू थजम्बुर, हाउ डिड द चोलास राइज टू पावर, कहाँ से कहाँ तक फैली थी इनकी, उरियारूर टू थजम्बुर तक ये फैले हुए थे। उरियारूर और थजम्बुर दिखाई दे रहा है, यहाँ चोला थे। तो चोला की पावर किस तरह से बढ़ी, तो इसमें दो थे, एक तो पल्लवास थे और एक थे विजय अल्ल्या। पल्लवास और विजय अल्ल्या जो थे पहले सामंत थे, सामंत होने की वजह से इन्होंने क्या किया, दोनों ने आपस में फाइट की, पल्लवास और विजय अल्ल्या ने। पल्लवास जो थे वो थे मुथ्यारूर जो सामंत थे, टू पल्लवास होल्ड पावर इन कावेरी डेल्टा थजम्बुर। इन्होंने ये सामंत थे पल्लवास, इन्होंने क्या करा, पल्लवास ने होल्ड कर ली, मतलब कि जीत ली। कौन सी जगह थी इनकी, मुथु अय्यर एक जगह थी, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, अपना पावर को दिखाया। और दूसरी तरफ थी विजय अल्ल्या, जो कि चीफली फैमिली के थे, मतलब चोला की डायनेस्टी से थे ये, और ये थे उरियारूर। इन्होंने डिफीट करा, किसको करा डिफीट, विजय अल्ल्या ने पल्लवास के ये मुथु आर्यर को डिफीट किया। एंड कैप्चर, किस पे कैप्चर कर लिया, कब्जा किस पे कर लिया, थजम्बुर पे कैप्चर कर लिया, थजम्बुर को अपने कंट्रोल में ले लिया और विक्ट्री कर ली। विक्ट्री किसने करी थी, विजय अल्ल्या ने। किसने करी थी विक्ट्री, विजय अल्ल्या ने। और इसके बाद जब विजय अल्ल्या ने विक्ट्री कर ली थी, तो इनके आगे की जो जनरेशन थी वो चलती चली आ रही थी, वो रूल करती आ रही थी। He built the town of Thajambur and a temple for goddess निशुम्भ बंशुदिनी there। वहाँ पर उन्होंने जब थजम्बुर पर अपना कब्जा कर लिया, किसने कर लिया था, विजय अल्ल्या ने। तो उसने वहाँ पर मंदिर बनवाए, जिसका नाम है निशुम्भ बंशुदिनी के नाम से वो जाना गया मंदिर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेम्पल नजर आ रहा है, द टेम्पल ऑफ द गंगई गोंट Cholapuram। Notice the way which the roof tapers, also the elaborate stone sculpture use a decorate outer। तो इतना सुंदर वो बनाया उस टाइम पे। तो ये सब चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में और थोड़ा सा आगे, और हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर की नॉलेज बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से आगे का डिटेल में समझाऊंगी। स्प्लेंडेड टेम्पल और ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और आपको एग्रीकल्चर, इरिगेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, ये आपको मैं और डिटेल में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करूँगी। तो ये थैंक यू सो मच। जहाँ तक मैंने यहाँ तक आपको पढ़ाया है, फ्रॉम उरियारूर टू थजम्बुर, ये आपको पेज नंबर 22 से 23 तक आपको रीड करना है। यू हैव टू रीड केयरफुली, और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।